Yes, my dear students, all of you are welcome in your Biome Academic and Spiritual Science classes. My 12th class NCERT students, you are welcome today again for the quality of DNA. Means DNA जिसको अभी विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा DNA की खोज कैसे हुई, फिर DNA ही आनुवंशिक पदार्थ है, इस रूप में डीएनए के बारे में जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी खोज की, फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 और इसके बाद ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियॉड, मैकलिन मैककार्टी 1933 से 1944 के बीच में, और बाद में हर्शे और चेज ने, ठीक है, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके द्वारा ये प्रूव हो गया कि भाई दुनिया के जितने जीव हैं अगर उनमें डीएनए है तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होगा, और यदि उसमें डीएनए नहीं है अर्थात वो वायरस है, रेट्रोवायरस है, तो उसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए ही होगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को सिद्ध होने के बाद, साबित होने के बाद, अब एक और चीज हो जाता है, एक और भी टेस्ट रह जाता है कि घर का मालिक कैसा हो, हमारा मालिक कैसा हो। आप कल्पना कीजिए, आप अपने घर का जो मुखिया है उसमें किन गुणों की कल्पना करते हैं। आप संभवतः ये कल्पना करते होंगे कि हमारा जो मुखिया हो वो किसी से पराजित होने वाला न हो, जैसे अवसर आए, परिस्थितियां जिस प्रकार से उसके सामने आए उसके हिसाब से अपने को ढाल लेने वाला हो, ढल जाने वाला हो, यानी आउटर सर्कमस्टांसेस के अनुरूप अपने को मॉडिफाई कर लेने वाला हो, अर्थात अपना रूप बदलने वाला हो, जरूरत पड़े तो अपना रेप्लिकेट करने वाला हो, यानी रेप्लिकेशन करने वाला हो, दुगुणन करने वाला हो। जरूरत पड़ी तो एक है, जरूरत पड़ी 100 की तो 100 हो जाए, 2 की जरूरत पड़ी तो 2 हो जाए, इसके लिए किसी को कहना ना पड़े, अपने आप से हो जाए। अर्थात उसमें रेप्लिकेशन का गुण होना चाहिए। फिर आप कल्पना करते हैं कि नहीं, रेप्लिकेशन के गुण के साथ साथ एक चीज तो और होना चाहिए, ये हर बात पर अपना वो क्या कर जाए कि वो बदल जाए, ऐसा भी तो ठीक नहीं है। उसमें विषम परिस्थितियों में रेप्लिकेशन का गुण हो, लेकिन आम परिस्थिति में उसमें अस्थायित्व का गुण हो। कोई धीर गंभीर बना रहे, कौन? हमारे घर का मालिक, तो वो धीर बना रहे, गंभीर बना रहे, और लोगों की बातों का उस पर कोई प्रभाव न पड़े, वो अपने आप में अपने घर के परिवार का संचालन करता रहे, देख रेख करता रहे, ऐसा कल्पना करते हैं ना। फिर ऐसी भी तो कल्पना करते हैं कि भाई ज्यादा रिएक्शन करने वाला नहीं होना चाहिए, और रिएक्शन लोगों को सुन ले, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, मेरा मालिक ऐसा होना चाहिए। फिर आप ये भी सोचते हैं कि ऐसा नहीं कितना अस्थाई हो जाए, अति का मतलब अति का जो है वो स्थिर होना भी ठीक नहीं है कि कोई सामने आ जाए, 2 पड़ाका मार दे तो गांधी जी तरह भैया कर दे, इधर भी मार दीजिए, ना 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 ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समय आने पर रिएक्शन भी करे, और लोगों जैसा रिएक्शन न करे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे रिएक्शन करे, ऐसे बदले कि बदलते हुए एक नया मिसाल खड़ी कर दे। अर्थात उत्परिवर्तन तो हो, लेकिन धीरे धीरे हो, जो विकास में सहायक हो। आपका मालिक आप ऐसा चाहते हैं, परिवार को, लोगों को पता न चले, धीरे 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 अपने को परिवर्तित करते 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 एक दिन लोगों को दिखा दे, वो देखिए कितना परिवर्तन हो गया, ये जमीन से आसमान पे लेके उपलब्धियों को लेके पहुंच गया। मेरा मालिक ऐसा होना, किसको लेके पहुंच गया? परिवार को लेके पहुंच गया। हम कल्पना करते हैं कि मेरा मालिक ऐसा हो, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा मालिक ऐसा होना कि हमारे परिवार को इस तरह से सजाए संवारे कि हमको राम के आदर्शों पर चला दे, कृष्ण के आदर्शों पर चला दे, अर्थात जो हमारे राम मंडल थे उनके नियमों का पालन करते हुए इस क्या करे, पूरे परिवार को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाए।
अर्थात मेंडली नियमों का पालन करने वाला भी हो। तो इस प्रकार से हम अगर चाहें देखते हैं तो हम अपने मालिक में ऐसी कल्पना करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी कोशिकाओं ने भी एक बार इलेक्शन हेल्ड करा दिया, एक बार चुनाव आयोजित करा दिया कि भाई मेरे घर का मालिक कैसा होना चाहिए। तो पता चला उस चुनाव में 3 प्रतिद्वंदी सामने आ गए, एक प्रोटीन आ गया, एक आरएनए आ गया, एक डीएनए आ गया। अब हम लोग अपने इस डीएनए के एस्टिमेशन में यानी इनके गुणों का आकलन करते हुए अब हम ये परखेंगे इसी तरह से कि वास्तव में किसी एक अच्छे मालिक में, एक अच्छे ओनर में, एक अच्छे कंट्रोलर में क्या गुण होने चाहिए, क्या वही गुण इन सब में है, जिसमें होंगे उसको हम ओनर बनाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हुआ, पहला ये निर्धारित किया गया, चुनाव आयोग ने निर्धारित किया, ये क्या है, ये उम्मीदवार है, डीएनए उम्मीदवार है, आरएनए उम्मीदवार है, प्रोटीन उम्मीदवार है। अब इसमें ये चुनाव आयोग ने शर्तें रखी हैं कि भाई देखिए, घर का मालिक वही होगा, आनुवंशिक पदार्थ वही होगा जिसमें यह गुण होना चाहिए, दुगुणन की क्षमता होनी चाहिए, अस्थायित्व, कैसा अस्थायित्व, अस्थायित्व होना चाहिए, कैसा अस्थायित्व होना चाहिए, संरचनात्मक, संरचना की दृष्टि से भी उसमें हिष्ट पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, वो स्ट्रक्चरली वो क्या है, अस्थायी होना चाहिए। रसायन भी उसमें इस प्रकार से प्रयुक्त होने चाहिए, रासायनिक रूप से वो अस्थायित्व के गुण वाला हो। रासायनिक और संरचना दोनों की दृष्टि उसमें अस्थायित्व के गुण होने चाहिए। उसमें सक्रियता कम होनी चाहिए, रिएक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। और बात बात पे उलझने वाला, बात बात पे रिएक्शन करने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उस परिवर्तन की न्यूनतम संभावना होनी चाहिए, यानी उसमें बार बार छोटे छोटे उत्परिवर्तन में म्यूटेशन से इन्वायरमेंटल प्रभाव के द्वारा उसमें तुरंत म्यूटेशन की संभावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उम्मीदवार में जिसमें उत्परिवर्तन की न्यूनतम संभावना हो। चुनाव आयोग ने अगला अंतिम जो मानक स्थापित किया उन सफल उम्मीदवार के लिए क्या होना चाहिए, मेंडली गुणों के अनुरूप अभिव्यक्ति हो। यानी जैसे मेंडल के फैक्टर पेयर में होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाकर के अपने को एक्सप्रेस करते हैं, अपने को व्यक्त करते हैं प्रोटीन निर्माण के द्वारा, उसमें भी जो आनुवंशिक अणु हो उसमें इन गुणों की भी उपलब्धि होनी चाहिए। तो आइए इस परख के आधार पर हम परखें कि ये जो 3 उम्मीदवार डीएनए, आरएनए और प्रोटीन हैं, इसमें से कौन इस मानक को ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, और जो रखेगा वही जो है क्या होगा, वही आनुवंशिक गुण होगा। आइए परखते हैं। तो अगर द्विगुणन की बात करें, पहले मापदंड की बात करें, एस्टिमेशन की बात करें, तो क्या होता है कि द्विगुणन के गुण तो डीएनए में भी उपस्थित होते हैं और द्विगुणन के गुण आरएनए में भी उपस्थित होते हैं। रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी आरएनए में, डीएनए में भी होती है, आरएनए में भी होती है, हाँ प्रोटीन में नहीं होती है। इसलिए पहले ही मानक पर प्रोटीन क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि प्रोटीन जो है ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो पहले चुनाव में, पहले ही राउंड की वोटिंग में ये तो हार गए, ठीक है। अब उम्मीदवारी में भी 2 आगे चल रहे हैं। दूसरा क्या है, अस्थायित्व, स्टेबिलिटी। कैसी स्टेबिलिटी, संरचनात्मक अस्थायित्व और रासायनिक अस्थायित्व। तो आइए इसकी परख करते हैं, इस गुण के आधार पर कौन सबसे ज़्यादा इन गुणों को फॉलो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में यहाँ दूसरे कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रॉक्सिल की जगह जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस संरचना को अर्थात डीएनए की संरचना को ज़्यादा क्या करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है। दूसरी चीज, डीएनए क्या होता है, द्विलड़ी होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डीएनए का द्विलड़ी होना भी क्या करता है, संरचनात्मक रूप से इस डीएनए को ज़्यादा अस्थायित्व प्रदान करता है। वही इसकी तुलना में अगर आरएनए का उसी के तुलनात्मक अध्ययन करें तो आरएनए में क्या होता है, राइबोज शर्करा होती है, और राइबोज शर्करा में ये दूसरे कार्बन जो हाइड्रॉक्सिल होता है, यह आरएनए को क्या करता है, ये अस्थायित्व प्रदान नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी इसकी तुलना में ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ से अस्थायित्व के
आधार पर ये क्या होता है, इससे हल्का पड़ जाता है। दूसरी चीज, ये डबल स्टैंडर्ड है, द्विलड़ी का बना है, 2 सूत्र का बना होता है, और ये एक ही सूत्र का होता है। तो एक सूत्र का होना और दूसरे कार्बन पर राइबोस शर्करा में हाइड्रॉक्सिल का उपस्थित होना, ये इसको अस्थायित्व, इसके तुलना में इसमें स्टेबिलिटी या अस्थायित्व कम हो जाती है। तो यहाँ से भी इस आधार पर भी ये जीत गया। अब तीसरी चीज है रासायनिक कंपोनेंट्स। तो हम जानते हैं कि डीएनए में जो है थाइमिन या 5 मिथाइल यूरासिल क्या होता है, एक क्षार होता है, ठीक है, यानी एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन के अलावा इसमें जो होता है वो थाइमिन होता है, और जबकि इसमें थाइमिन की जगह पे इसमें क्या होता है, यूरासिल होता है। तो बेटा रासायनिक दृष्टिकोण से यूरासिल जो है थाइमिन की तुलना में ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, और ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या हो जाता है, इसमें अस्थायित्व कम होता है लेकिन इसमें अस्थायित्व ज़्यादा होता है। तो इस गुण के आधार पर डीएनए जीत गया और आरएनए हार गया। किस किस चुनाव में, ये आनुवंशिक अणु के चयन में ये पराजित हुआ। अब आई सक्रियता। अगला गुण है कि जो आनुवंशिक अणु होता है, आनुवंशिक अणु में क्या होना चाहिए, सक्रियता कम होनी चाहिए। तो ठीक है, सक्रियता कम होती है। ये सब जो ऊपर के गुण हम लोगों ने देखे, इस वजह से क्या होता है कि ये जो डीएनए होता है वो कम सक्रिय होता है और आरएनए उसकी तुलना में अधिक सक्रिय होता है। तो तीसरे राउंड में भी क्या हुआ, डीएनए जीत गया, आरएनए हार गया। अब हुआ उत्परिवर्तन की न्यूनतम संभावना। तो ध्यान रखिएगा, उत्परिवर्तन किसमें कम से कम हो सकता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्टिविटी इसकी कम है, थाइमिन है, अस्थायित्व तो ज़्यादा है। द्विलड़ी होना क्या होता है, ये वातावरणीय जो प्रभाव पड़ते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे इनके जीनों में या क्षार युग्मों में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या ग्रॉस म्यूटेशन की संभावना बनती है, वो इसमें इसके तुलना में कम होती है। इसलिए उत्परिवर्तन की संभावना इनमें कम होती है, जबकि उत्परिवर्तन की संभावना इनमें ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है कि ये एक लड़ी के होते हैं, इसलिए उत्परिवर्तन की ज़्यादा संभावना होती है। ताप का प्रभाव इन पर सर्वाधिक पड़ता है, ताप के प्रभाव से ये उत्परिवर्तित हो जाते हैं, और इसमें जंक डीएनए, जंक आरएनए नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एनवायरमेंटल जो कारक होते हैं, उत्परिवर्ती कारक, वो क्या करते हैं, इनको बदल देते हैं, और इनकी क्रियाशीलता अधिकतम होती है, जिसकी वजह से इनमें उत्परिवर्तन की संभावना ज़्यादा होती है। वहीं इसमें डीएनए में अगर देखा जाए तो डीएनए का द्विलड़ी संरचना होना, ताप के प्रभाव इन पर, इस पर ताप का कम प्रभाव होना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के प्रयोग में क्या हुआ, यस सिस्टम के डीएनए को जब हीट किल्ड कर दिया गया तो उसका डीएनए क्या था, डीनेचुरलाइज हो गया, दूर दूर हो गया, लेकिन जैसे ही कूल हुआ वो फिर अपने ओरिजिनल फेज में आकर के रीएलाइव हो गया, और क्या किया, आर स्टैंड को यस स्टैंड में रूपांतरित करके चूहे को मार दिया था। तो यहाँ ताप के प्रभाव को क्या होता है, इस पर ताप का प्रभाव कम पड़ता है, जबकि इस पर ज़्यादा पड़ता है। इसमें जगह जगह पर जंक डीएनए यानी नॉन फंक्शनल डीएनए होते हैं, और अगर कोई म्यूटेशन, कोई कारक नॉन फंक्शनल डीएनए को प्रभावित करेगा तो उससे जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्परिवर्तन नहीं होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए इसमें उत्परिवर्तन की ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद क्या होता है, इसकी क्रियाशीलता कम होती है, इसकी अधिक होती है। तो इस कारण भी क्या होता है, इसमें उत्परिवर्तन की संभावना किसमें, डीएनए में कम होती है, जबकि आरएनए में अधिक होती है। पांचवा गुण है मेंडली गुणों के अनुरूप अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी जो घर का मालिक हो, जो आनुवंशिक पदार्थ हो, उस आनुवंशिक पदार्थ में मेंडली कारकों के जो लक्षण थे वो उस लक्षणों का अनुपालन करता हो, यानी मेंडली कारकों के हिसाब से ये वंशागति में सहायक हो। तो ठीक है, मेंडली कारक के बारे में क्या कहा गया कि मेंडली कारक जोड़े में होते हैं। कहाँ होते हैं, जोड़े में होते हैं, ये तो मेंडल ने कह दिया था। बाद में क्या हुआ, जॉनसन ने उसे जीन कहा, सटन बोरी, थॉमस हंट, मॉर्गन ने, ये सब ने क्या प्रूव किया कि ये जो जीन होते हैं गुणसूत्र पे होते हैं। जीन जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। तो इस तरह जोड़ा तो क्या होता है कि मेंडली कारक जोड़े में होते हैं, ठीक है।
और दूसरी चीज गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, जीन या अलिल भी जोड़े में होते हैं। और हम जानते हैं डीएनए के दो लड़ी, डीएनए के दो स्ट्रैंड भी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो जोड़ा 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 जोड़ा, ये सब जोड़े जोड़े ये प्रमाणित कर रहे हैं कि डीएनए ही मेंडली गुणों के अनुरूप अव्यक्त होता है, अपने को प्रकट करता है, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होता है। ये जोड़े में है लेकिन आरएनए क्या होता है, एक लड़ी में है, जोड़े में नहीं होता। ये गुणसूत्र की रचना नहीं करता, ये इस पर जीन या अलील नहीं होते हैं, इसलिए डीएनए एक लड़ी का है, ये मेंडली गुणों के का पालन करने में असक्षम है। इस प्रकार से 5 राउंड के चयन में 5 गुणों के आधार पर यह सर्वथा प्रमाणित हुआ कि डीएनए में ही क्या है, आनुवंशिक अणु के गुण होते हैं बजाय आरएनए या प्रोटीन के। इसलिए डीएनए भी, इस आधार पर भी डीएनए ही क्या होता है, आनुवंशिक रूप में प्रमाणित होता है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए तो आप क्या कहेंगे, डीएनए के आनुवंशिक गुण क्या हैं? तो डीएनए में आनुवंशिक गुण है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है, इसमें संरचनात्मक और रासायनिक दृष्टिकोण से क्या होती है, इसमें अस्थायित्व होता है, इसकी सक्रियता कम होती है, उत्परिवर्तन की न्यूनतम संभावना इसमें बनी रहती है, और मेंडली गुणों के अनुरूप यह व्यवहार करता है। ये सारे गुण क्या होते हैं, ये आनुवंशिक अणु के गुण हैं जो डीएनए में हैं, इसलिए डीएनए आनुवंशिक गुण के रूप में पूर्णतः प्रमाणित हो चुका है। ठीक, अब इसके बाद नंबर आता है आरएनए वर्ड, आरएनए का संसार। बेटा जहाँ पर आरएनए का संसार की बात की जाती है तो एक बार हमको भ्रम होता है कि भाई आरएनए के संसार का मतलब क्या है। बेटा आरएनए के संसार का मतलब यह है कि जीव जगत में आरएनए का क्या महत्व है, इस जीवों के संसार में आरएनए का क्या महत्व है, उस महत्व को आप बता दीजिए, वही आरएनए वर्ड का क्या हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि आरएनए क्या था, ये सबसे प्रथम इस धरती पर आने वाला, जब जीवों की उत्पत्ति हो रही थी, रासायनिक केमिकल ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन हो रहा, केमिकल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या लाइफ हो रहा था, जीवन धरती पर जीवन की रासायनिक संश्लेषण की सहायता से उत्पत्ति की प्रक्रिया चल रही थी। तो उस समय आज धरती पर, आज समुद्र में क्या था, आरएनए ही सबसे प्रथम नाभिक अम्ल के रूप में अस्तित्व में आया। इसके लिए प्रमाण भी उपलब्ध हैं। और रेट्रोवायरस में यह आनुवंशिक अणु होता है, रेट्रोवायरस के अलावा अन्य पदार्थों में यह आनुवंशिक अणु नहीं होता है, लेकिन रेट्रोवायरस विषाणु में, रेट्रो विषाणु माने ऐसे विषाणु जिसमें आरएनए ही होता है, डीएनए नहीं होता है, तो रेट्रो विषाणु में यह आनुवंशिक पदार्थ का गुण रखता है, व्यवहार करता है, ये इसकी उपलब्धि है। और अन्य जीवों में यह जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रमों में, जैसे कि उपापचयी प्रक्रम, स्थानांतरण की प्रक्रिया, ट्रांसफर की प्रक्रम, मैसेज को ट्रांसफर करना, संबंधन, स्प्लाइसिंग, यानी डीएनए में या कुछ दोषपूर्ण अगर आरएनए में वो क्या आ गए हैं, जीन आ गए हैं, बेस पेयर आ गए हैं, तो उनको रिमूव करना संबंधन कहलाता है। तो ये जैसे उपापचयी, स्थानांतरण या संबंधन आदि का जो विकास हुआ, ये सब के लिए जिम्मेदार आरएनए ही होता है। ठीक है, अगली बात अगर देखें, आरएनए के गुणों के बारे में चर्चा करें तो आरएनए क्या करता है, यह प्रोटीन रहित उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। और प्रोटीन रहित जो उत्प्रेरक अर्थात जो एंजाइम है जिसमें कि प्रोटीन नहीं होता है, बाकी दुनिया के सभी एंजाइमों में प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, और उसका नाम है राइबोजाइम। तो राइबोजाइम आरएनए से बना हुआ एक ऐसा एंजाइम है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है और जिसमें प्रोटीन नहीं होता है। तीसरी चीज, आरएनए डीएनए से अधिक क्रियाशील एवं अस्थायी अणु वाला होता है। इसको अभी हम लोगों ने देखा है, डीएनए की तुलना में आरएनए क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। किसके कारण क्रियाशील होता है, इसके कारण क्रियाशील होता है, इसके कारण क्रियाशील होता है। ठीक है, और अधिक क्रियाशील होता है एवं अस्थायी अणु होता है। ठीक है, अस्थायी क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें होती हैं जो इन्वायरमेंटल प्रभाव की वजह से शीघ्र ही उत्परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जो रेट्रोवायरस, अभी कोविड-19 क्या हुआ, अपना प्रभाव हो, अभी एक स्ट्रेन से हम लोग वैक्सीन के द्वारा अपने को लाभ पहुंचाए और तब तक पता चला दूसरा स्ट्रेन आ गया।
तो इस प्रकार से उत्परिवर्तन की ज़्यादा संभावना होती है, यह अस्थायी होता है। अगली चीज़ आप जान लीजिए कि सर्वप्रथम आरएनए प्रति अनुलेखन द्वारा डीएनए का द्विलड़ी डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण किया। इसके प्रमाण भी हैं। उम्मीद किया जाता है, कल्पना किया जाता है कि सबसे पहले आरएनए ही ने क्या किया होगा, प्रति अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा इसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण किया होगा। फिर जरूरत पड़ने पर डीएनए अनुलेखन द्वारा, यानी डीएनए पर जो सूचनाएं अंकित होती हैं प्रोटीन बनाने की, वह डीएनए क्या करता है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा क्या करता है, उन सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए पर स्थानांतरित कर देता है, अर्थात मैसेंजर आरएनए का निर्माण कर देता है। इसके बाद यह मैसेंजर आरएनए नाभिक से निकल करके कोशिका द्रव्य में आता है, कोशिका द्रव्य से निकल करके राइबोसोम में जाता है। वह राइबोसोम जिसका निर्माण आरएनए के द्वारा होता है, वही राइबोसोम जिसको हम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। तो यह मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे जाता है। राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए पर डीएनए का जो छिपाया हुआ कोड है उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए को निर्देश देता है, भैया इस कोड वाला साइटोप्लाज्म में जहाँ भी अमीनो एसिड हो, एंटी कोडान वाला अमीनो एसिड है, उसको पकड़िए और पकड़ के मेरे पास लाइए। तो वो लेके आता है। आने के बाद क्या करता है, ये राइबोसोम क्या करता है, ऐसे दो अमीनो एसिड को आपस में पकड़ के हथकड़ी लगा देता है। हथकड़ी लगा करके किक कर देता है, चल भाग, गेट के बाहर निकल जाए। अब हाथ बढ़ाए बेचारा, जाए तो कहाँ जाए। तो इस प्रकार से क्या करता है, वो बार बार जो मैसेंजर आरएनए पर कोड होते हैं, उन कोडान को पढ़ करके क्या करता है, वो अपने ट्रांसफर एंटी कोडान वाले ट्रांसफर आरएनए को ऐसे कोडान वाले अमीनो एसिड को ट्रैप करने के लिए कहता है, वो लेके आता है, उनको लिंक करता है, लिंक करके एक जोड़ता जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में लिंक होते चले जाते हैं। अब ऐसे अमीनो एसिड यदि 20 अमीनो एसिड आपस में लिंक कर गए और लिंक करके क्या किए, लिंक करके वो बना दे क्या, वो इतने लंबे, इतना वेट यानी 10,000 डाल्टन से अधिक भार वाला एक चेन बना दें अमीनो एसिड्स का, तो वही प्रोटीन कहलाएगा। या तो 20 अमीनो एसिड उस पर लिंक हो जाए और लिंक होने के बाद भी उनका भार यदि 10,000 डाल्टन से कम होगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो प्रोटीन नहीं होंगे। प्रोटीन की पहली शर्त है कि अमीनो एसिड के ऐसे लिंक जिनका वेट 10,000 डाल्टन के बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए, तो वह अमीनो एसिड की लिंक ही क्या कहलाएगी, वो प्रोटीन कहलाएगी। अन्यथा वो प्रोटीन नहीं कहलाएगी, वो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगी, पॉलीपेप्टाइड कहलाएगी। तो इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड बने या प्रोटीन बने, ये क्या होता है, प्रोटीन जब बन जाएगा तो प्रोटीन ही क्या होता है, प्रोटीन ही डीएनए पर जो संदेश होता है उसका फल होता है, फल होता है। वो संदेश डीएनए से मैसेंजर आरएनए पाता है, मैसेंजर आरएनए से वो राइबोसोम पे जाता है, राइबोसोम उस मैसेज के हिसाब से, उस संदेश के हिसाब से डीएनए की प्रोटीन की या अमीनो एसिड की चेन बनाता है। अब अगर वह चेन 10,000 डाल्टन से छोटा है, कम है, तो वो पॉलीपेप्टाइड होगा, और अगर अधिक है तो वो प्रोटीन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ आप देख लीजिए, इस जितनी बातें आपने सुना उसका एक ब्रीफ फ्लो चार्ट देख लीजिए। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, प्रति अनुलेखन के द्वारा या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता है। फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनाता है। यह मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाकर के क्या करता है, अनुवादित होता है, यानी इसका अनुवादन होता है या ट्रांसलेशन होता है, जिसके द्वारा राइबोसोम इसके मैसेज के हिसाब से प्रोटीन का निर्माण करता है। यही क्या है, यही सेंट्रल डोग्मा भी है, जिसको इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने, इसके पहले लेक्चर में जो है हम लोग देख चुके हैं। तो यही सेंट्रल डोग्मा ही भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो डीएनए है, डीएनए के गुणों का एस्टिमेशन, तुलनात्मक अध्ययन आरएनए प्रोटीन के संदर्भ में और आरएनए संसार के बारे में, ये हम लोगों ने इतना देख लिया। अब बेटा इसके बाद हम लोग जो है डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप बराबर कंसंट्रेशन बनाए रहिए, ध्यान बनाए रहिए, मन लगा के पढ़िए और
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स अपना डेली रेडी करते रहिए। हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर प्रश्न पूछिए और अपने उत्तर को पाइए। यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू यू। थैंक यू।